हम लोग जो वारू दादा वगैरह हम लोग सब बैठे हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग, हम अभी 70, 75, 80 के आसपास पहुंच गए। तो अभी नई पीढ़ी को ये चलाना है। कई लोगों के पास मवेशी नहीं बचे, कई लोगों के पास महिलाएं भी नहीं बची। राजा महाराजाओं के घर पर महिलाएं आ गई। तो इसलिए शुरू की जो गुलामी हुई वो धन से गुलामी हुई, क्योंकि खाने के लिए धन नहीं मिलता है तो फिर आप गुलाम हो जाते हैं। दूसरी जो गुलामी हुई, क्योंकि फिर तो इसके मालिक बन गए, टोली के सरदार बन गए, पुरुष सरदार बन गए, और फिर शस्त्र की शोध किया, तो शस्त्र से फिर नियंत्रण करने का, गुलाम करने का शुरू किया। फिर जो मैं सुनता था, डोंगर भाव बोल के गए, तो तीसरी गुलामी जो आई वो शास्त्र से आई। शास्त्र ने लिख दिया कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता है, ऐसा शास्त्र में लिख दिया। और राज्य भी बनने के शुरू हुए, धर्म बने, इसलिए कानून भी बनने लगे। तो मनुस्मृति जैसी जो चीज है वो एक तरीके से कानून था, तो वो कानून भी बनने की शुरुआत है। तो इसलिए शास्त्र से हम लोगों को गुलाम बनाया गया। चौथी जो गुलामी आई वो पैसे से गुलामी आई। तो टॉल्स्टॉय यहाँ से फिर अटक जाते हैं, क्योंकि 200 साल पहले दुनिया की जो सल्तनत है, राजा थे, लेकिन उन लोगों का प्रजा पर इतना ज्यादा नियंत्रण नहीं था। एक कोने में बैठते थे, एक महल में बैठते थे, उनकी सुरक्षा होती थी, प्रजा के बीच में ज्यादा राजा नहीं जाते थे। लेकिन जैसे जिसको हम अभी लोकशाही व्यवस्था कहते हैं, ऐसी एक व्यवस्था शुरू हुई। और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आजादी के बाद भी विकास होता गया, वैसे वैसे सरकार का नियंत्रण लोगों पर बढ़ता गया। और वो जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण रास्ते वहां तक करवा दिए। हम लोगों ने ही मांगे कि हमको विकास चाहिए, इसलिए रास्ते करो। हम लोगों को विकास चाहिए, इसलिए रेलवे लाओ। हम लोगों को विकास चाहिए, इसलिए विमान लाओ। हम लोगों को विकास चाहिए, इसलिए इंडस्ट्री करो, कारखाने करो। हम लोगों को विकास चाहिए, इसलिए हमको आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। लश्कर में कमीशन करो। तो लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ा दी, और लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, इसलिए कंपटीशन शुरू हुई, स्पर्धा शुरू हुई। और ज्यादा कैसे मिले उसके लिए सब कोई चीज, अभी जो शिक्षा नीति की चर्चा आप लोगों ने सुनी, तो शिक्षा नीति क्या है? बेसिकली शिक्षा में हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को?
₹1 का लाया, ₹2 में बेचा, कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ? राजाओं का इतिहास पढ़ाते, दुनिया के भूगोल पढ़ाते, प्रतिज्ञा भी स्कूल में करवाते हैं, भारत मेरा देश है। लेकिन इस देश के आधे लोगों के पास अपना घर नहीं या घर बनाने की जमीन नहीं। वो चीज हम नहीं पढ़ाते। ये असमानता क्यों हो रही है? लोगों के हाथ में से संपत्ति, जल जंगल, जमीन कैसे छूट रहे हैं, ये चीज हम नहीं पढ़ाते। उसको कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स आ जाता है। तो आप राज करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं है। आप अपना तय कर लेते हैं, हमारा तनख्वाह इतना होगा, वो आप पार्लियामेंट में तय कर लेते हैं। हमारे अफसरान है, कर्मचारी है, वो आंदोलन करके उनका तनख्वाह तय करवा लेते, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट, वो राज्य का एक हिस्सा है। तो हम वहां तक पहुंच गए कि हमारी लोकशाही की आखिरी कड़ी पंचायत, उसके सरपंच को भी अभी तनख्वाह चाहिए। कोई सेवक बनना चाहता नहीं, सब कोई नौकर बनना चाहते। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को रख दिया। तो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, वो तो नौकरियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, और नौकरी मर्यादित है। तो लड़ाई जो होती है, वो जब संसाधन चंद लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं और बहुजन जो समाज है, वो बहुजन समाज बिना संसाधन हो जाता है, तब युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है। इसलिए वॉर एंड पीस जो है, युद्ध और शांति जो है, शांति तब तक नहीं आ सकती है जहां तक जिन लोगों ने अपने घर में खुद को जितना चाहिए इससे ज्यादा भर रखा है, वो जहां तक समाज को नहीं मिल जाएगा, वहां तक युद्ध मिटने वाला नहीं। और ये चीज महात्मा गांधी को बहुत बाद में समझ में आई। महात्मा गांधी ने भी ये सब किताबें जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ी थी, और उनके सोच में जो परिवर्तन आया, और उन्होंने जो हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी, और इसमें और आखिर में उन्होंने मेरे सपनों के भारत किताब लिखी। उसमें उन्होंने फिर कबूल किया, क्यों गांधी का नाम सब लेना नहीं चाहते हैं, या गांधी को क्यों मारना पड़ा। अभी हमारे लोग भी लेना नहीं चाहते हैं गांधी का नाम। आंबेडकर का लेंगे, लेकिन गांधी का नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी का नाम लोगे तो आपको आपका ज्यादा है आपके पास, वो दूसरे के लिए छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन आपको तो वो नहीं चाहिए। आपको तो जो सिस्टम है, व्यवस्था है, इसमें से ज्यादा आपको कैसे मिल जाए, उसके लिए हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं या स्पर्धा कर रहे हैं। तो गांधी ने लिखा 16 फरवरी 1946 को हरिजन बंधु में गांधी ने लिखा कि अभी मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो तो अहिंसा की बात कर रहे थे, वो प्रेम की बात कर रहे थे, करुणा की बात कर रहे थे।
युद्ध न हो इसके लिए वे बात कर रहे थे, सत्य की बात कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने लिखा कि अभी मुझे समझ में आया कि जहाँ तक संपत्ति एक जगह पर इकट्ठी हो गई है उसको हम समाज में बांटेंगे नहीं, वहाँ तक अहिंसा नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि इट इज द प्री कंडीशन ऑफ द नॉन वायलेंट सोसाइटी दैट वी हैव टू डिसबर्स द accumulated wealth to society। हमको बांट देनी पड़ेगी। और आज हमारे देश में किसका राज है, क्या राज है, ये ज़्यादा चर्चा हम आदिवासी एकता परिषद इसलिए नहीं करती है कि हम जानते हैं कि असली सत्ता हमारे प्रतिनिधियों के पास भी नहीं। They are the victims। वो भी इस व्यवस्था के भोग बने हुए लोग, उनका नहीं चलता है। हमारे मध्य प्रदेश के साथी है, इंदौर में हम लोगों ने 45 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों का एक वर्कशॉप रखा। इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की सेक्रेटरी आई थी, महिला सेक्रेटरी, ब्राह्मण थी, लेकिन शी वॉज ऑनेस्ट। हमारी बात सुन के उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे या लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। उनको कैसे जमीन मुहैया करवाई जाए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है ये बन जाएंगे तो हमारे सवालों का समाधान हो जाएगा, लेकिन इतनी सिंपल ये बात नहीं है। और ज्यादा बलिदान हम लोगों को देने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन, इसलिए बहुत स्पष्ट। इसलिए गत साल जो हम लोगों ने थीम रखी थी वो बहुमतवाद पर रखी थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व बनाने की, हम एक को चुने या 5 को चुने, लेकिन हम सबकी सहमति से नहीं चुनते। वो चुनाव ही होता है, वो कभी भी सहमति नहीं बन सकता। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारी व्यवस्थाएं भी आ जाती है, आदिवासी लोगों को भी यह समझना चाहिए कि झारखंड में हम मानकी मुंडा प्रथा रखते हैं, धनेश्वर, वो भी अपना पुरुष है, अभी उसको भी तनख्वाह चाहिए, आप जानते हैं, चाहिए ना। इसलिए रूढ़ी परंपरा की भी हम लोग बात करते हैं, तो रूढ़ी परंपरा में भी किसको हम लोगों ने सत्ता दी है और किसकी सत्ता हम लोगों ने ले ली है, महिलाओं का क्या है। हमारी पंच व्यवस्था में महिलाओं का स्थान क्या था और क्या है अभी भी। इसलिए आदिवासी एकता परिषद ट्रांसफर ऑफ पावर में नहीं मानती है। एक हाथ में से दूसरा हाथ में सत्ता चली जाए, जैसे अंग्रेजों के हाथ में हमारे देश के लोगों के हाथ में सत्ता आई, इससे सबको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। ये समझने की जरूरत है। तो हमको ऐसा समाज बनाना पड़ेगा कि पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसा सोचे, कर्मचारी भी ऐसा सोचे कि ये मेरी जिम्मेदारी है
मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। एक बार मुझे हमारे साथियों ने कहा था कि हमारा यूनियन बनना चाहिए, तो मैंने उन लोगों को पूछा कि आप लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए यूनियन बना रहे हैं या तनख्वाह घटाने के लिए यूनियन बना रहे हैं? अगर मजदूर को 100 रुपया ही मिलता है तो इसके हिसाब से आपको क्या मिलता है? तो आदिवासी एकता परिषद को अगर यूनियन बनाना है तो यूनियन आदिवासी एकता परिषद का ऐसा रहेगा कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए। जो देश के भूखे आधा हिंदुस्तान भूखा है, उसको जहां तक खाना नहीं मिलेगा वहां तक हम हमारा तनख्वाह बढ़ाना चाहते नहीं। हमको ऐसे प्रतिनिधि चाहिए, हमको ऐसे विधायक चाहिए जो कहे कि हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हमको लोग खाना खिला देंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, इस देश का राष्ट्रपति भूखा नहीं मरेगा, उसको कोई भी खिला देगा। लेकिन हमको शर्म आनी चाहिए, संकोच होना चाहिए, दर्द होना चाहिए कि आधा हिंदुस्तान भूखा हो और हम लोग ऐसा ऐश आराम करते फिरे प्रजा के प्रतिनिधि के नाम पे, प्रजा के सेवकों के नाम पे। तो साथियों, आदिवासी एकता परिषद में 31 साल तक जो काम किया, वो जिसको ये बात समझ में आती गई वैसे वैसे कारवा बड़ा होता गया। ये कौन सी आशा से ये लोग आ रहे हैं? और अगर कोई आशा से आ रहे हैं, कोई अपेक्षा से आ रहे हैं, कभी भी किसी ने फरियाद नहीं किया, कभी भी किसी ने मांगा नहीं, और आदिवासी एकता परिषद ने भी अभी तक मांगा नहीं। राज्य हम चलाते हैं, राज्य हमको क्या देता है? हमारे पैसे से राज्य चलता है। तनख्वाह हम देते हैं, जो मेहनत करता है, पसीना निकालता है, खून बहाता है, उससे राज्य चलता है। राज्य कुछ पैदा नहीं करता है, राज्य कुछ उत्पादन नहीं करता, राज्य तो बेसिकली बेच रहा है। तुम्हारा सोना, चांदी, हीरे, मोती, लोहा, कोयला, जमीन, जंगल, पानी। अभी तुम्हारा पानी मध्य पूर्व में बिकने वाला है, पाइपलाइन जाने वाली है दुबई तक। और अभी 2,05,000 करोड़ 205 लाख करोड़ का कर्जा है भारतीय राज्य पर। कहां से कर्जा चुकाओगे? तो ये जो स्थिति है और जो दुनिया की दिशा है, वो दिशा तो शस्त्र बनाने की है। कारखाने शस्त्र बनाने के डालते हैं, और शस्त्र बनाने के कारखाने डालेंगे तो उससे कोई मारेंगे या बचने के लिए कर रहे हैं, और इसलिए युद्ध हो रहा है। और इसलिए गोसा ने जो किया है कि शांति वहाँ ही हो सकती है जो आदिवासियों की जीवन शैली, आदिवासियों का जीवन दर्शन किसी का लेने का नहीं, प्रकृति में से कम लेने का। हम जंगल में रहते थे, फिर भी हम लोगों ने महल नहीं बनाए, हमने सागवान नहीं काटे थे,
हमारे डांग वाले या यहाँ के जो जंगल वाले लोग हैं, उन लोगों ने, हमारे राजा थे, उन लोगों ने भी महल नहीं बनाया। झोपड़ी में हम मिलने के लिए गए थे तो वो राजा भी लंगोटी मार के झोपड़ी में बैठा था 50 साल पहले। तो जो गांधी वगैरह सादगी की बात करते थे या ये सब धर्मगुरु सादगी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से सीखे? आदिवासियों के पास से। इसलिए वी आर रूट्स ऑफ द ऑल सिविलाइजेशन, वी आर रूट्स ऑफ द ऑल वैल्यूज। दुनिया में जो मूल्य है उनके मूल हम लोग हैं। हमारी जीवन शैली है, हमारा जीवन दर्शन है। हम बांट के खाने वाले हैं, हम बेच के खाने वाले नहीं हैं। तो एक आदिवासी एकता परिषद में नई पीढ़ी अभी आ रही है। हम लोग जो वारू दादा वगैरह हम लोग सब बैठे हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग, हम अभी 70, 75, 80 के आसपास पहुंच गए। तो अभी नई पीढ़ी को ये चलाना है। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ आए हैं। थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को समझ पड़े तो जो जिस दिशा के लिए आप लोग दौड़ रहे हैं वो दिशा में आप जीत नहीं पाओगे। हम 2-4 सीट जीत जाएंगे, लेकिन एक सीट के लिए 50 करोड़ रुपये ही अगर खर्चा करना हो जाएगा, क्या करोगे? सोचो, क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। अगर हम लोग ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं हुए तो जल, जंगल, जमीन, खनिज, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी इस दुनिया में, इस देश में। इसलिए हमारे लिए जागने का वक्त है। और लड़ाई इतनी कठिन नहीं होती। ये तीर कामठा लेकर लड़ने निकलेंगे तो कठिन हो जाएगी। लड़ाई इतनी कठिन नहीं। इस देश में 6 लाख लोगों को जेल में रखने की जगह है। हम बड़ी बड़ी मूछ वाले इतना तय कर ले कि 5-6 साल चलो ससुराल में जाके आते हैं। दस करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग नहीं निकल सकते हैं। गांधी के आंदोलन में सिर्फ 3 लाख लोग जेल में गए 6 महीने के लिए। अंग्रेज थक गए थे, आश्रम बना दिए थे जेलों के। तो इसके लिए तैयार होने का। तो लोग कहते हैं एकता परिषद लड़ती नहीं है, ये नहीं करती है, बोलती नहीं है, वो नहीं करती है, कुछ कहते नहीं है। कहने का क्या सवाल है? सिंपल समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तीर कामठे से, बंदूक से नहीं लड़ा जा सकता है, समझ की बात है। हिंसा इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई और हिंसा इतनी व्यापक हो गई कि अभी 4 साल का लश्कर में जाके आएगा, उसको क्या कहते हैं, कैसा सहायक, अग्निवीर। तो 4 साल के बाद में वो अग्नि ही उगा लेगा ना गांव में आके, क्या करेगा? जिसको आपने बंदूक सिखाई है
वो क्या हल चलाएगा? इसलिए ये पूरी जो चीज है, बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर सब कोई को हथियार पकड़ा देने की जो बात कर रहे हैं, ये पूरे समाज को अंतर युद्ध में धकेलने की बात ये सब चल रही है। आज अमेरिका वगैरह में बच्चों के स्कूल में कभी भी गोलीबारी हो जाती है। ये अपने देश का सवाल नहीं, पूरी दुनिया का सवाल है। और इसलिए आदिवासी एकता परिषद पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने के लिए बनाई गई। और ये बात हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में 1992 में रियो डी जानेरो के कॉन्फ्रेंस में, अर्थ समिट में, यही बात आदिवासियों के 400 अगुआ 68 देश के इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यही बात तय करके दुनिया को कही थी कि अगर आप लोगों को युद्ध नहीं चाहिए तो आदिवासियों की जीवन शैली की और आओ, आदिवासियों का जीवन दर्शन या जीवन मूल्यों का स्वीकार करो। ये जो बात है, ये बात 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस में हुई। तो साथियों, ये किसी की टीका टिप्पण के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे। हमारे देश में कैसी व्यवस्था हो, दुनिया में कैसी व्यवस्था हो, घर में कैसी व्यवस्था हो, परिवार में कैसी व्यवस्था हो, समाज में कैसी व्यवस्था हो कि जिससे सब लोग सम्मान के साथ स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, ऐसी व्यवस्था हम लोग कैसे प्रस्थापित करें, इसके लिए आदिवासी एकता परिषद का। तो साथियों, हमारा जो नेतृत्व है, क्योंकि अभी तक हम लोग समझते थे हमारे नेतृत्व को भी टीकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो हम जानते हैं। वो किसी भी पार्टी में होगा, लेकिन वो संघर्ष ही करता होगा। जैसे कोई भी कर्मचारी कहीं भी नौकरी करता होगा तो वो कोई सम्मान पूर्वक नौकरी करता होगा, ऐसा नहीं। वहाँ भी उसको डिस्क्रिमिनेशन, भेद का शिकार बनना पड़ता है। फिर आप यूनिवर्सिटी में हो या कोई भी जगह पे हो, अभी वो प्रोफेसर ऋतु वगैरह दिल्ली में लड़ रहे हैं। इसलिए वी आर लिबरल अबाउट इट। इसलिए हम लोगों ने ये चीजों को कभी भी मुद्दे नहीं बनाए कि आप लोग नहीं काम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नोइंग, हम जानते हैं कि आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप भी संघर्ष कर रहा है। और वो सिर्फ अपने देश की बात करे तो सिर्फ आदिवासियों का नेतृत्व संघर्ष कर रहा है, ऐसा नहीं। जितने भी निचली वर्ण के नेतृत्व है वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चीज भी हम लोग समझते थे, लेकिन अभी के जो जवान बच्चे हैं वो हमारा कहा नहीं मानेंगे। इसलिए जो हमारा राजकीय नेतृत्व है उसको अभी सोचना पड़ेगा। दे विल रेज द क्वेश्चंस। अभी वो सवाल खड़े करेंगे कि आप लोग क्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये विषय था, ये विषय हम लोगों ने इसलिए रखा था, और ये जो हमारा थीम रखा था, जो आदिवासी एकता परिषद वापस जो आना चाहती है, लोगों को लाना चाहती है,
कि हम वापिस सहज बन जाए। हम सत्य तभी बोल सकते हैं कि किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचे, तभी हम लोग सत्य बोल सकते हैं। और अगर हम सत्य बोलते हैं तो हम किसी का बुरा कर नहीं सकते। मैं धनेश को कहूं कि भाई मैं आपको मारने के लिए आने वाला हूं, तो कहीं तो धनेश चला जाएगा या मेरा सामना करेगा। इसलिए आदिवासी ही सिर्फ सच्चाई बोल सकते हैं, क्योंकि किसी के पास से आदिवासी को कुछ ले लेने का नहीं था। प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है, और उसमें भी जो गिरा पड़ा, जो फल भी पक के पड़ता था वो खाते थे हम, डाली भी टूट के पड़ती थी उसका इस्तेमाल करते थे। हमको काटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो साथियों, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन अभी एक नए फेज में एकता परिषद जा रही है। अगले साल से ये देश भी एक नए फेज में आएगा। नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होने वाली है। तो आज के महासम्मेलन का जो ये थीम था वो हम लोगों ने जो तय किया था, इसलिए ही तय किया था कि युद्ध के जो कारण है वो कारण अगर हम लोग जान जाए तो युद्ध को टाला जा सकता है। और इसके मुताबिक अगर हम लोग काम करेंगे और एकता परिषद उसके मुताबिक अगर हम लोग स्वयं सेवक तैयार करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने 7 बिंदु का कार्यक्रम भी तय किया है, जो कल हम लोग घोषणा करेंगे कि हर गांव में क्या करना चाहिए। तो वो 7 बिंदु वाला कार्यक्रम भी हम लोगों ने तय किया कि गांव में कोई भूखा न रहे, इसके जिम्मेदारी गांव के लोगों को लेनी चाहिए। गांव में कोई अशिक्षित न रहे, उसके जिम्मेदारी गांव को लेनी चाहिए। गांव में कोई बिना स्वास्थ्य सुविधा से मरे नहीं, उसके जिम्मेदारी गांव को लेनी चाहिए। गांव के जो जल जंगल जमीन है उसका रीजनरेशन, पुनः निर्माण गांव के लोगों को करना चाहिए। गांव के युवा है, उनके जो रोजगार है वो रोजगार इसमें से ही निकलनी चाहिए। जो भी संसाधन हमारे पास है, कच्चा माल हमारे पास है, उसको पक्का करके हम बाहर दें। ऐसी व्यवस्था गांव में ही हम लोग करें, उससे रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था गांव में ही होगी। गांव के झगड़े हैं वो गांव में ही निपट लेने चाहिए, गांव के बाहर झगड़े जाने चाहिए। गांव व्यसन मुक्त बनना चाहिए। नशा किसी का भी हो, मिठाई खाने का भी नशा हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो नशा है वो नशा आपको अपने लक्ष्य से दूर करता है। इसलिए अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो ये किसी भी प्रकार का नशा हमारे गांव में होना चाहिए। फिर वो महत्वाकांक्षा का नशा भी क्यों ना हो, वो नशा भी हमको होना चाहिए। और आखिर में ये बहुत बड़ी बौद्धिक लड़ाई है, इसलिए हर एक गांव में लाइब्रेरी बननी चाहिए। ये सब बैरिस्टर पीएचडी करके दुनिया में से वापस आए इंग्लैंड से, तब जाके हिंदुस्तान की गुलामी गई, अंग्रेजों की गुलामी गई। हमारे समाज में भी उत्तम बुद्धिनिष्ठ लोग पैदा होने चाहिए, और आप लोगों की स्वीकृति पूरी दुनिया करे ऐसी क्षमता कक्षा आप लोगों को प्राप्त करनी चाहिए। तो मैं इतना ही कह के आप लोगों को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और अभी कल से
हम लोग ये काम में लग जाएंगे। देश के कोने कोने से आप लोग आए हैं। आपका इलाका पहले आप लोग पूरा करो, आपका जिला पूरा करो, आपका राज्य पूरा करो। गांव-गांव के इस देश में अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो 5.5 लाख गांव में से 3-4 लाख गांव में हम लोगों को घूमना चाहिए। हो सकता है अगले साल हम लोग आपको ऐसा कार्यक्रम दे कि अभी ये डीजल भर के यहाँ आते हैं, इसके बदले आप डीजल भर के देश में घूमने के लिए निकल जाओ। मेरे भाई हमको 3-4 लाख गांव पूरे कर देंगे। अभी हमारे पास वक्त नहीं बचा, ये 2-3 साल में हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो साथियों, तुम्हारे सामने हम तो आदिवासी लोग सीना फाड़ के सब दिखा देते हैं, वैसे ही बात रख दी है और आप लोग ऐसे ही उसको लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और फिर से सबको आपकी जय।